नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडीमेट नेहा पर। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास 11th डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी थी कि उसने कैसे भारत का संविधान बनाया, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसने फ्रेम करा। अब ठीक है, हमारे पास संविधान आ गया। अब हम उस संविधान के ऊपर चर्चा करेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषता है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है। यह भारत की सर्वोच्च विधि है। अन्य सभी विधियां भारत के संविधान के अधीन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 448 आर्टिकल्स, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, इन्होंने ये कहा है कि जो भारत का संविधान है वो भारत की सर्वोच्च विधि है, कोई भी चीज़ इससे ऊपर बढ़कर नहीं है। और जो भी बाकी सारी विधियां हैं, कानून हैं, वो इस संविधान के अधीन है, मतलब वो उसके नीचे है और वो कहीं ना कहीं इसी से आए हैं। और अभी एट प्रेजेंट हमारे भारत के संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 448 अनुच्छेद है, मतलब कि 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब ये इंग्लिश वर्ड्स तो इन सब चीज़ों के मेरे ख्याल यही है, बाकी आप हिंदी वर्ड्स देख सकते हैं एंड क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसमें बताई है कि जो भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसका अर्थ है कि भारत के संविधान को लिखने के लिए एक समर्पित संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका कार्य मुख्य रूप से आपसी विचार विमर्श के माध्यम से भारत का संविधान लिखना था। कई देशों में संविधान तो होता है, लेकिन उस संविधान को लिखित संविधान नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संविधान तो है, लेकिन वह लिखित संविधान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश संविधान को लिखने के लिए विधिवत तरीके से किसी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था, बल्कि विभिन्न परंपराओं, न्यायिक निर्णयों और संसद के द्वारा पारित कानूनों के माध्यम से वहाँ का संविधान निर्मित हुआ था। तो दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि जो भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है। इसका अर्थ ये है कि जो भारत का संविधान है उसको बनाने के लिए एक डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार करी गई थी, एक समर्पित संविधान सभा तैयार करी गई थी, उसका गठन किया गया था, जिसका मेन काम क्या था, भारत के लिए एक संविधान तैयार करना। पर जैसे जो हमारा भारत है उसके पास एक लिखित संविधान है, पर ज़रूरी नहीं जितने भी देश हैं उन सभी के पास एक लिखित संविधान हो ही हो। इन्होंने फॉर एग्जाम्पल दिया, लाइक इन्होंने ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पर संविधान तो है परंतु वो एक लिखित संविधान नहीं है। तो यही था इसका पहली विशेषता कि जो भारत का संविधान है वो एक लिखित संविधान है। उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जो भारत का संविधान है वो एक विशाल संविधान है। भारत का संविधान एक अत्यंत विशाल संविधान है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों को काफ़ी सहज तरीके से विस्तृत रूप में लिखा गया है, ताकि संविधान का पालन करने के दौरान शासन प्रशासन को अधिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। यही कारण है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां विद्यमान है। कुछ विद्वान इसे दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये बताया गया है कि जो भारत का संविधान है वो एक विशाल संविधान है, वो एक विस्तृत संविधान है, मतलब कि वो एक डिटेल्ड संविधान है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। मतलब इसमें जितने भी प्रावधान दिए हुए हैं, प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा है, समझाया गया है डिटेल में, जिससे आगे के प्रशासन में किसी को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। उसे पता हो कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है तो इस सिचुएशन में हमें ऐसे करना पड़ेगा। उसके अलावा ये एक विशाल संविधान क्यों है, क्योंकि भारत खुद एक काफ़ी विशाल देश है। मतलब आप इसकी भूगोल देखिए कितना बड़ा है, जनसंख्या देखिए कितनी बड़ी है, तो ये सब चीज़ें भी इसके विशाल संविधान होने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो भारत का संविधान है उसके अलग अलग स्रोत थे। मतलब वो रूस से भी इंस्पायर्ड है, मतलब रशिया से भी इंस्पायर्ड है, यूएस से भी इंस्पायर्ड है, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से वो इंस्पायर्ड है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से भारत का संविधान एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक विशाल संविधान है।
उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। इसमें ये कहा जाता है दोस्तों, ये तो एक सिंपल सी और एक बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड बात है ना, कि जो ज़रूरतें हमारी आज होती है ज़रूरी नहीं कि वो आगे से 10 साल बाद भी सेम रहे। तो जो संविधान सभा में जो चुने गए लोग थे वो सब समझदार थे और इन सभी चीज़ों को वो समझते थे कि जो कानून हम आज संविधान में बना रहे हैं, जो भी डिसीजन अगर आज हम संविधान में इंक्लूड कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वह ज़रूरी नहीं कि आगे आने वाली जो गतिविधियां है, सिचुएशन हो, उनके हिसाब से भी वो चलती रहे। तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा संविधान है वो लचीला रहेगा। लचीला मतलब उसको संशोधित करा जा सकता है समय की नीड्स के हिसाब से। भारतीय संविधान के लचीले होने का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित कर सकती है। तो कुछ इसमें प्रावधान ऐसे हैं जो भारतीय संसद है, अगर वो साधारण बहुमत ले आए तो वो उस माध्यम से संशोधित करे जा सकते हैं। और उनके क्या क्या उदाहरण है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आसानी से संशोधित करी जा सकती है। राज्यों के नाम हो गए जैसे सीमा इत्यादि, ये सभी इन्हीं सब चीज़ों का संशोधन मतलब अमेंडमेंट आसानी से हो सकता है। पर इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि जो संविधान है वो इतना भी लचीला नहीं है, वो कुछ कुछ कठोर है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐसी है जो इतनी आसानी से संशोधित नहीं करी जा सकती। जबकि भारतीय संविधान के कठोर होने का अर्थ यह है कि इस संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान भी है जिन्हें संशोधित करना भारतीय संसद के लिए आसान नहीं होता। इन प्रावधानों के लिए न सिर्फ संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि देश के आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता भी होती है। देश के संघीय व्यवस्था से संबंधित तमाम प्रावधान इसी प्रक्रिया के माध्यम से संशोधित किए जाते हैं। चौथी विशेषता जब हम देखते हैं भारतीय संविधान की, तो वो ये है कि ये एक संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण है। भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों का एक सुंदर मिश्रण है। तो हम ये देखते हैं कि जो इंडिया है, मतलब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो सेंटर है, सिर्फ उसी का रूल नहीं है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी बनाई गई है। इंडिया एक फेडरल सिस्टम है ना, कि जहाँ पर जो सारी पावर्स है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास नहीं है। पर कुछ कुछ जगहों पर हम देखते हैं कि जो सेंटर है वो स्टेट गवर्नमेंट और बाकी जो लोअर लेवल गवर्नमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इस पॉइंट में हम यही डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान इस आधार पर कहा जाता है कि यह एक लिखित संविधान है। मतलब इसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल अरेंजमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला इसके पास एक लिखित संविधान है। इसमें सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी है। मतलब जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो सुप्रीम है एंड इंडिपेंडेंट है, तथा इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। और जो राज्य और जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उनके बीच में जो मतलब किसको कौन सी पावर मिलेगी इसके बारे में पर्टिकुलर प्रोविजंस बनाए गए हैं। उसके बाद ये कहते हैं भारतीय संविधान एकात्मक व्यवस्थाओं को भी समेटे हुए है। मतलब हमने फेडरल सिस्टम की बात तो कर ली, अभी किस किस एस्पेक्ट से यूनिटरी सिस्टम है, जैसे कि जो आपके इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए और गवर्नर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है, जो भी फाइनेंशियल आपकी मैटर्स होते हैं, इन सब चीज़ों पर किसका नियंत्रण ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को कंट्रोल रख पाता है, वो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन चीज़ों की वजह से हम ये कहते हैं कि जो इंडिया है वो बोथ है, मतलब फेडरल सिस्टम भी एंड यूनिटरी सिस्टम भी है। भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो ये दोस्तों है इसकी 5वीं विशेषता, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें ये बोला गया है कि हम भारत को एक डेमोक्रेसी के रूप में तैयार करेंगे। इसका अर्थ यह है कि भारत एक गणराज्य होगा और उसके राजाध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। गणराज्य होने का अर्थ यह है कि भारत का कोई सामान्य व्यक्ति भी
अपनी योग्यता के दम पर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच सकता है। यानी राष्ट्रपति बनने के लिए देश के किसी भी नागरिक को नहीं रोका जा सकता। तो दोस्तों, इसमें बोला गया है कि इंडिया है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, मतलब एक डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो भी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे, नेताओं को चुनेंगे, वो किसके तरीके से चुनेंगे? चुनाव के तरीके से। मतलब जो भी इंसान 18 साल की उम्र का है या फिर उससे ऊपर की उम्र का है, उसे वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे, मतदान अधिकार दिए जाएंगे। और इसी के साथ साथ ये तो किसी एक इंसान को चुनने का हक हो गया, राइट हो गया। उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हम भी खुद उस इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और हम पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप का इसमें प्रोविज़न है। आप डुअल सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के ही नागरिक बन के रह सकते हैं। आप उस समय पर किसी और देश की नागरिकता को नहीं अपना सकते। और जिस समय आपने दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, अपना ली, उस समय आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। इसी के साथ साथ ये आप देखते हैं कि जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो ये कहता है कि जो भी इंसान भारत में रह रहा है वो भारत का ही नागरिक है। पर हमें ये पता है कि इंडिया में कितनी सारी स्टेट्स है। लाइक अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई एम सिटीजन ऑफ दिल्ली। नो, आई विल सिंपली से, मैं सीधा सीधा ये कहूँगी कि मैं भारत की नागरिक हूँ। यहाँ पर ऐसी कोई डुअल सिटीजनशिप प्रोविज़न का कोई भी ऐसे मतलब अरेंजमेंट नहीं है जिसमें आप स्टेट सिटीजनशिप की अलग बात करें एंड नेशनल सिटीजनशिप की अलग बात करें। आप सिर्फ और सिर्फ भारत के ही नागरिक बन के रह सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप 7वीं विशेषता ये देखते हैं कि जो भारत का संविधान है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। इसका अर्थ है कि भारत की सरकार किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत कार्य नहीं करेगी। भारत की सरकार भारत के हित से संबंधित निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन या अन्य देश की सरकार भारत पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता है। तो जो इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट एंड सोवरीन कंट्री होगी। अगर इसको अपने लिए कोई भी निर्णय लेने हैं तो ये अपने हिसाब से ले सकती है। इसे किसी दूसरे देश पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी भी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन के ऊपर इसे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। ना ही वो इस पर किसी भी तरीके का कोई दबाव बना सकते हैं। तो यही था इसमें कि ये एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित करता है। मतलब वो इसको एक सोशलिस्ट स्टेट घोषित करता है। और यहाँ पर कैपिटलिज्म नहीं है, पूंजीवाद नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है। जो यहाँ की जुडिशरी है, जो यहाँ का जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। कोई भी उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। मतलब जो यहाँ का संविधान है वो सबसे ऊपर है। जो भी कानून निर्णय लिए जाएंगे वो इसी के अधीन होंगे। भारत में संसदीय संप्रभुता और पंथ निरपेक्ष राज्य का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए भी संकल्पित है। मतलब ये कह रहा है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आप ये देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सब के भी प्रोविजंस है। ये समस्त भारतीय संविधान की एक ऐसी अनोखी विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान को विश्व के अन्य संविधानों की अपेक्षा एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है। तो ये कह रहा है कि इन्हीं सब विशेषताओं के कारण हम ये देखते हैं कि जो दुनिया में और भी जितने संविधान हैं उनके कंपैरिजन में जो भारत का संविधान है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हर चीज़ का मिश्रण है। और मिश्रण भी ऐसा है एक बैलेंस्ड फॉर्म में, ना कोई चीज़ ज़्यादा है ना कोई चीज़ कम है। और इसको इस हिसाब से बनाया गया है, तैयार करा है कि ये भारत की जो इंडिया की एक स्मूथ रनिंग है उसको इंश्योर करती रहे। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के ऊपर चर्चा करी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सब कुछ समझ आ रहा हो।
और आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।